बोलो बरखुदा, तुम हम सब से क्या बात करना चाहते हो? सब मुंतजिर निगाहों से रूहान को देख रहे थे, जो गर्दन झुकाकर खामोश बैठा, शायद इन सबको कायल करने के लिए मौजू अल्फाज तलाश कर रहा था। जब दादा जान ने इसे मुखातिब किया, चचा जान, वो गला खंकार कर गोया हुआ, आपने चंद दिन कबल परीक्षी के लिए अतीक अंकल के बेटे का जिक्र किया था। मैं इसके बारे में तमाम मालूमात करवा चुका हूँ। वो लड़का अच्छा है, लेकिन इसने तवक्कुफ किया। लेकिन क्या? शहीर साहब ने बेचैनी से पूछा। परीक्षा के लिए एक रिश्ता मेरे पास भी मौजूद है। वो बोला। कौन? किसकी बात कर रहे हो? शहीर साहब ने पूछा, जबकि बाकी सब खामोश बैठे थे। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जिगरी यार माज अहमद। वो माज अहमद के बारे में सीधा सीधा बातें इन्हें बताने लगा। शहीर साहब जब अमेरिका रूहान से मिलने गए थे, तब वहाँ माज से अहमद से भी इनकी एक दो मरतबा मुलाकात हुई थी। बिलाशुबा लड़का काबिल और शरीफ था, सो वो तो मुतमईन थे ही। बाकी सबको भी रूहान की समझदारी पर मुकम्मल भरोसा था। अगर वो लड़के की इतनी तारीफ कर रहा था, तो यकीनन इसमें कोई खास बात तो जरूर होगी। इसीलिए सब बगैर कोई एतराज उठाए खामोशी से इसे सुन रहे थे। चाचा जान, परिशे हम सब की लाडली है, मेरी बहन, मेरी छोटी सी गुड़िया। हम सब ने इसे एक नाजुक से आपगीने की तरह पाला है, हमेशा इसकी हिफाजत की है। मैं चाहता हूँ इसे किसी ऐसे इंसान के सुपुर्द किया जाए, जो हमसे भी बढ़कर इसका ख्याल रखे, इसे इतना प्यार दे जितना हमने भी नहीं दिया। और माज अहमद को मैं सालों से जानता हूँ। बेशक एक बेहतरीन इंसान है, मैं दावे से कह सकता हूँ वो हमसे भी ज्यादा हमारी गुड़िया का ख्याल रखेगा, इसका दामन खुशियों से भर देगा। मैं इसकी किसी भी किस्म की जमानत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहरहाल आप बड़े हैं, फैसले का इख्तियार आपको हासिल है। मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा इससे मिल लें, फिर जो आप सबको मुनासिब लगे। इसने मतानत से कहते अपनी बात मुकम्मल की। शहीर साहब और बाकी सब मुंतजिर नजरों से दादा जान को देख रहे थे कि बहरहाल इस घर में फैसला इख्तियार इनको ही हासिल था। तुमने लड़के की इतनी तारीफ की है कि अब तो हम इससे मिलने के मुश्ताक हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, एक दफा मुलाकात करके देख लेते हैं, अगर समझ आया तो ठीक, वरना अतीक को इकरार कहलवा देंगे। दादा जान ने कहा तो सभी इनसे मुत्तफिक नजर आए। डेट्स ग्रेट दादा जान, थैंक यू सो मच। वो फर्द जज्बात से इनके गले लग गया। माज अहमद के लिए इसकी मोहब्बत और जज्बाती अंदाज देखकर सब ही मुस्कुरा दिए। रोहान खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दादा जान पुराने ख्यालात के हामिल इंसान थे। एक तो माज अहमद का ताल्लुक गैर खानदान से था, दूसरे वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इसके रिश्तेदार तो बहुत थे, मगर अपना कोई सगा रिश्ता या करीबी हवाला मौजूद ना था। रोहान को दादा जान की तरफ से सख्त खतरा लाहक था। मुश्किल ही था जो वो एक छड़े छांट इंसान को बेटी देने पर आमादा होते, लेकिन उन्होंने फराग दिली का मुजाहरा किया था। इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक ही होता, वो पूरी उम्मीद था। रात को बहुत देर तक परीक्षा के साथ बैठी माँ का पोर्ट्रेट मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स पर अपलोड करती रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और अभी तक माज अहमद का कोई अता पता, कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। कौन सी ऐसी सोशल वेबसाइट थी जहां उन्होंने इसे तलाश ना किया हो, इसका नाम टाइप कर करके इसे ना ढूंढा हो, लेकिन नतीजा वही, ढाक के तीन पात। खुदा जाने वो आदमी कहाँ छुपा बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। टेंशन थी कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। शाम को रूहान जो घंटा भर सब बड़ों के साथ कमरा बंद करके बैठा रहा, रोशानी को अच्छी तरह अंदाजा था वो यकीनन परीक्षा के रिश्ते के सिलसिले में डिस्कशन कर रहा था। इसे रूहान पर एक मर्तबा फिर गुस्सा आया। वो इसका मौकफ जानने के बावजूद भी किसी तरह अपनी हरदर्मी पर उतरा हुआ था, गोया इसकी बात किसी नजर में कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो इससे मोहब्बत के दावेदार था, फिर ये कैसी मोहब्बत थी इसकी जिसमें इसे इसके एहसासात की परवाह ही नहीं थी। इसका दिल इसकी तरफ से कुछ और बुरा हुआ, इसीलिए वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज करके देर तक परीक्षा के साथ बैठी रही। रोहान डिनर के बाद एक जरूरी काम से बाहर गया था। 1.5 घंटे बाद घर लौटा तो सब घर वाले आराम करने के ख्याल से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वो भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला आया। हस्बे तवक्का कमरा खाली था। वो गहरी सांस खारिज करता अपने मामूल के काम निपटा कर बिस्तर पर दराज हो गया। ध्यान का पंचा आप ही आप इस जालिम साहिरा की जानिब उड़ान भर गया, जो इसकी रग रग में नशा बन के दौड़ रही थी। वो कितनी ही देर तक इसके ख्यालों में डूबा रहा। जब घड़ी की सुइयों के एक हिस्से को छुआ तो इसकी सोचों का तसलसल टूटा। अल्लाह जाने कब कमरे में आएगी, पता नहीं किन चक्करों में लगी हुई है जिद्दी अना परस्त लड़की। इसने करवट बदलकर इसके तकिए में नाक घुसेड़ते इसकी शैम्पू की मशहूर कुन खुशबू से अपनी सांस से मुअत्तर करते हुए सोचा, गुज़श्ता 2 रातों से रोशानी ने यही तरीका अपनाया हुआ था। वो रात देर तक कमरे से गायब रहती, यहाँ तक कि रूहान इसका इंतजार करते करते करवट पर करवट बदलता रहता।
साहिब कहीं जाकर वो कमरे में आती और बजाय अपने मामूल के मुताबिक इसके बाजुओं में थमाने के बैठ के बिल्कुल कोने पर अलग थलग लेट कर सो जाती। रोहान ऐसे में लब भींच कर रह जाता। वो जानती भी थी वो इसको अपनी बाहों के साथ में कैद करके सोने का आदी था, फिर भी जानते बूझते इसे अजियत दे रही थी। रोहान आंखों पर बाजू रखे इन्हीं सोचों में डूबा रहता, यहाँ तक कि वो गहरी नींद में उतर जाती। वो पूरी तरह इसके सो जाने का यकीन करके इसे अपनी तरफ खींच कर अपनी पनाहों में लेकर तमानियत से आंखें मूंद लेता। अभी भी इसका इंतजार करते हुए कितना वक्त गुजर चुका था। आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन इसके साथ की इतनी बुरी आदत पड़ी थी के बावजूद थकावट की इसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत सता रही हो ना मुझे, मैं भी अपनी इस बेकली का पूरा पूरा हिसाब लूंगा। वो इस परिवेश के होश रुबा सरापे को तस्वर में लाते हुए बड़बड़ाया, कल जब वो अचानक अहमद को देखेगी तो इसके क्या तासुरात होंगे, कितने हैरान रह जाएगी वो। इससे मुतालिक एक और सोच इसके दिमाग में आई। लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छू लिया। तब यकीनन इसे मुझसे रवा रखे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास भी होगा। मुझे मनाई की भी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, भगा दूंगा इसे, बल्कि ऐसे ही नजरअंदाज करूंगा जैसे वो मुझे कर रही है। इसने दिल ही दिल में ढेरों फैसले कर डाले। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब वो कमरे में आई थी। इसके मुताबिक रोहान को सोए हुए भी कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन वो नहीं जानती थी वो इसका दीवाना इसकी तमाम तर बेतनाई और बेरुखी के बावजूद इसका मुंतजिर बंद आंखों के पीछे इसका तस्वुर किए पड़ा नींद से बेहाल होने के बावजूद आंखों में कतरा कतरा रात काट रहा था। रात को देर से सोने का नतीजा ये निकला कि सुबह इसकी आंख बहुत ताखीर से खुली। बड़ी सी वॉल क्लॉक की सुइयां दर्द के हिंसे को क्रॉस कर चुकी थी। रोहान यकीनन ऑफिस जा चुका था। वो गहरी सांस भरती बिस्तर से उठी। आज तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे, सर भी भारी हो रहा था। इतने घंटों की नींद लेने के बावजूद भी वो खुद को फ्रेश महसूस नहीं कर रही थी। तो अस्पताल जाने का इरादा मुलतवी करती फ्रेश होकर नीचे चली आई। घर में खूब चहल पहल थी। तमाम मुलाजमीन मुस्तैदी से मुख्तलिफ अमूर की अंजामदही में मशगूल थे। ताई अम्मा नौकरों को मुख्तलिफ हिदायत दे रही थी। दादी जान भी बीच बीच में कोई ना कोई लुकमा दे देती। वो दिल ही दिल में उलझती इन दोनों के पास चली आई। अस्सलाम वालेकुम, इसने अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटी, दोनों ने जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा, रोहान बता रहा था तुम रात भर बेचैन रही हो, इसीलिए तुम्हें कोई ना जगाए। मुनीरा साहिबा ने कहा तो रोशानी का दिल जोर से धड़का। गोया वो इसके वजूद पर छाई बेचैनियों से बाखबर था, फिर भी न जाने क्यों अनजान बन रहा था। वो सोच कर रह गई। हाँ ठीक हूँ ताई अम्मी। वो कब गए? इसने चेहरे पर बिखरी लटे कान के पीछे उड़द से इन्हें जवाब देकर रूहान की बाबत दरियाफ्त किया। आज तो काफी सवेरे चला गया था, कह रहा था जल्दी आ जाएगा। ताई अम्मा ने कुशन्स के कवर उतारते हुए मसरूफ से अंदाज में बताया। बेटा कुछ ख्याल करो अपना, देखो तो सही रंगत कैसी हल्दी की मानन पीली हो रही है, चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं रही। अपने डॉक्टर से अपना मुआयना कराओ और इसकी तजवीज करदा अदवियात इस्तेमाल करो। इस हालत में लापरवाही बरतनी अच्छी नहीं होती बच्चे। मुनीरा तुम खुद बच्ची को किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। दादी जान ने इसका बुझा बुझा अंदाज देखकर पहले इससे कहा, फिर मुनीरा साहिबा को हुक्म दिया। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, इस मामले में गफलत बरतना मुनासिब नहीं। मुनीरा साहिबा ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई तो रोशानी सर हिला गई। जी आज तो मैं हॉस्पिटल नहीं गई, इंशाल्लाह कल ही अपना चेकअप करवाती हूँ, रोशानी ने इनकी बात से मुत्तफिक होते हुए कहा। ताई अम्मी घर में कोई आ रहा है क्या? इसने काफी देर से जहन में खुलबुलाता हुआ सवाल पूछा। हाँ कल रात को सबके सामने बात हुई तो थी, आज परीक्षा के रिश्ते के सिलसिले में लोग आ रहे हैं ना, ताई अम्मी ने बताया तो वो बेहद यकीनी से इन्हें देखती रह गई। कल रात वो खाना खाते ही शहीद साहब की तरफ चली गई थी। अम्मी और बाबा देर तक यहीं मौजूद रहे थे। वो परीक्षा के साथ इसके कमरे में मसरूफ थी, इसलिए यहाँ क्या बात हुई जान ही ना सकी। ओह मतलब अतीक अंकल की फैमिली बाकायदा रिश्ता मांगने आ रही है, इसने खुद ही खुद फर्ज करते हुए दिल में सोचा। वक्त देखो कितनी तेजी से गुजर गया, मेरी छोटी सी गुड़िया के भी घर से रुखसत होने की घड़ी आ गई। परीक्षा घर भर में सबसे छोटी होने के बाद सबकी खूब लाडली थी। इसके पराया होने के ख्याल से दादी जान की आंख भर आई। वो दुपट्टे के पल्लों से आंखों में आई नमी पोंछते हुए ग्लूगी लहजे में बोली। मुनीरा साहिबा ने भी फौरन ही इनके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। अम्मा जान आप फिक्र क्यों करती हैं? रूहान ने बताया ना लड़का बहुत अच्छा है, बल्कि उसने तो लड़के की हर तरह की जमानत दी है कि वो हमारी परी का बहुत ख्याल रखेगा, इसे बहुत खुश रखेगा। वो दोनों अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रोशानी के धुआं धुआं होते चेहरे को देख ही ना सकी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो शख्स इसकी जिद में इस हद तक चला जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से खुद को समेटती हुई उठी और आहिस्ता से लाओं से बाहर निकल गई।
शहीद साहब की तरफ आई तो पूरा घर खामोशी में डूबा था। किचन में भी कोई मौजूद न था। अम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे शायद। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई परीक्षा के कमरे की तरफ चली आई। दरवाजा खोलकर अंदर आई तो धक से रह गई। वो घुटनों में चेहरा छुपाए बेआवाज रो रही थी। रोशानी का दिल दुख से फटने वाला हो गया। इसकी मासूम बेबस बहन को नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही थी। परीक्षा, इसने पास बैठकर नरमी से इसे पुकारा। परीक्षा ने झुका सर उठाकर इसे देखा। इसका आंसुओं से तर सुर्ख चेहरा, सुर्ख नाक, सूजी सूजी भीगी आंखें देखकर इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। परीक्षा मेरी जान, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी। वो एकदम तड़प कर बोली, आपी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। अली से आपी की तरह सब मुझसे भी नफरत करेंगे। बाबा मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। वो रोते पिलकते बुरी तरह सिसकियां लेते हुए टूटे फूटे लहजे में बोली। रोशानी का दिल कटा, आंखों से आंसुओं का रेला बहने लगा। वो बेसाख्ता इसे खुद में भींच गई। आप प्लीज रोहान भाई से बात करें, इनकी मिन्नत कर लें। बस वही है जो ये सब रुकवा सकते हैं। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे के गले लगे आंसू बहाती रही। फिर वो इससे अलग होती बुरी तरह हिचकियां भरते हुए बोली, मैं खुद बात करती हूँ इनसे, मैं इनकी बहन हूँ। वो तो मुझे समन की तरह अपनी छोटी बहन समझते हैं। वो मेरी बात जरूर मान लेंगे। बेतहाशा आंसू बहाते हुए बोली। रोशाने को इसकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इसके दिल में रोहान के खिलाफ गुस्सा कुछ और बड़ा किस कदर संगदिल था वो। नहीं हूँ तुम इनकी बहन, बहन कहने से कोई भाई नहीं बन जाता। वो जोर से बोली। परीक्षा इसके जज्बाती अंदाज पर दम साधे इसे देखती चली गई। ठीक कह रही हूँ मैं, अगर वो तुम्हें सामान्य की तरह समझते तो तुमसे बात किए बगैर, तुम्हारी मर्जी जाने बगैर इस लड़के की जमानत न देते फिरते। वो जहर खान ले जाए में बोली, जब मुझसे मेरे वालिदैन ने ही मेरी राय नहीं पूछी, वो ही किसी बोझ की तरह मुझे उतारने पर तुले हैं तो और किसी से क्या गिला। वो दुख भरे लहजे में बोली। इस लम्हे रोशानी को पूरी शिद्दत से इसकी हैसियत महसूस हुई। वो बिला इख्तियार इसका सर अपना कंधे पर रख गई। परीक्षा बेआवाज आंसू बहा रही थी जबकि रोशानी दिल ही दिल में काफी सोच रही थी। बस अब तुम बिल्कुल भी खुद को हल्का नहीं करोगी, बिल्कुल पुरसुकून होकर आज का दिन गुजारो। चंद लम्हों बाद इसे खुद से अलग करते हुए कहा। लेकिन आपी, इसने कुछ कहना चाहा। क्या तुम नहीं जानती एक जात आसमान की बुलंदियों पर भी बैठी है जो हमें हमारी सोच से भी ज्यादा चाहती है। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। बस इसके कुन कहने की देर है। बिगड़ा हर काम संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए मजबूत पुरयकीन लहजे में बोली। इसने सोच लिया था इसे अब क्या करना है। एक हफ्ते बाद रमजान मुबारक का आगाज हो रहा था। ईद के फौरन बाद समन की शादी थी। परीक्षा के निकाह की तारीख इसके बाद की ही तय की जाती। इस तरह इनके पास अभी काफी वक्त था। इससे पूरा यकीन था जल्द ही इनका माज अहमद से राब्ता हो जाएगा। एक मर्तबा इससे राब्ता हो जाता तो काफी कुछ क्लियर हो जाता। फिर वो शहीद साहब से बात कर लेगी, सारी हकीकत इन्हें बयान कर देगी। वो अपनी मासूम बहन के किरदार पर कोई आंच नहीं आने देगी। अगर शहीद साहब सारी बात समझकर कायल हो जाते, अपनी बेटी के आगे किसी ढाल की तरह तनकर खड़े हो जाते, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, रोहान भी नहीं। घर में खुशगवार सी हलचल मची थी जो आमतौर पर इस तरह के मेहमानों की आमद पर हर घर में होती है। जरीन साहिबा और ताई अम्मी शाम के लिए तमाम इंतजामात करने में मसरूफ थी। वो भी इनकी कुछ न कुछ मदद करवाती रही थी। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इसका सारा ध्यान परीक्षा की तरफ लगा हुआ था। न जाने वो क्या कर रही होगी, कहीं फिर दोबारा से रो रो कर खुद को हलकान न कर रही हो। कितनी मुश्किलों से तो इसने समझा बुझा कर इसे खामोश करवाया था। पता नहीं अब क्या हालत होगी इसकी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शाम करीब आ रही थी। रोशानी के अपने दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर निकाह हुआ था परीक्षा का। कोई छोटी बात तो न थी। वो जिस मुश्किल से सारा वक्त खुद को सबके सामने संभाले हुए थी, बस वही जानती थी। वो तो घर की तीनों बुजुर्ग खवातीन को ही कुछ कुछ इसकी हालत का अंदाजा था। इसलिए इसके चेहरे पर फैली सरसीमगी और उड़ी हुई रंगत का किसी ने भी कोई खास नोटिस न लिया। परीक्षा के रोने धोने आंसू बहाने को भी सब लड़कियों का रिवायती रद्द-ए-अमल समझ रहे थे, जिसका अमूमन इस मौके पर वो मुजाहिरा करती ही थी। जाओ बेटा, अब जाकर कुछ देर आराम कर लो, फिर नहा धोकर ताजा दम हो जाना। दोपहर के 3 बजने वाले थे जब ताई अम्मी ने इसकी उड़ी हुई रंगत को थकन पर महमूल करते हुए मोहब्बत से इसका गाल सहलाते हुए कहा, ताई अम्मी पहले मैं जरा परीक्षा को देखा हूँ, वो तैयार हुई या नहीं, फिर जाती हूँ। वो बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। समन ने कहा और दोनों शहीद साहब की तरफ जाने के लिए बाहर निकल गईं।
अभी वो और समन परीक्षा को हल्का फुल्का तैयार करके लौटी थी। रोशानी ने इस वक्त बेहद थकावट महसूस कर रही थी। सच तो ये था, जिस्मानी थकन से ज्यादा जहनी थकन इस पर गालिब थी। आने वाले वक्त का ख्याल इसे सहमाए दे रहा था। वो जितना भी खुद को मजबूत जाहिर करती, आखिर थी तो नाजुक एहसासात और जज्बात रखने वाली एक आम सी लड़की। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में आई तो साफ सुथरा नफासत से सजा कमरा देखकर कुछ देर आराम करने की ख्वाहिश शिद्दत से दिल में महसूस हुई। जिसे दबाती वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। आज सुबह से शावर नहीं लिया था, इसे अपने आप से उलझन महसूस हो रही थी। इसका इरादा शावर लेकर कुछ देर आराम करने का था। वो कमरे में आया तो साफ सुथरा कमरा हस्बे मामूल खाली था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो दुश्मनी जहाँ यकीनन अंदर मौजूद थी। आज वो अस्पताल नहीं गई थी, बल्कि घर पर ही मौजूद थी। इसे मुनीरा साहिबा की जबानी इसे इल्म हो चुका था। वो कोट उतारकर कुर्सी पर डालता बेड पर नींदराज होकर इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में माँ अहमद की फ्लाइट आने वाली थी। इसका इरादा फ्रेश होकर एयरपोर्ट के लिए निकलने का था। अहमद को अचानक सामने देखकर इन दोनों बेवकूफों की हालत देखने वाली होगी। इसने दोनों बाजू सर के पीछे बांधे वॉशरूम के बंद दरवाजे पर नजरें जमाए महजूज कुन अंदाज में सोचा, अतीक अंकल के बेटे की जगह अचानक मेरे दोस्त का रिश्ता के लिए आना, शायद ये समझ गई हो कि मेरा दोस्त ही। एक सोच दिमाग में लहराई जिसे इसने फिलफौर रद्द किया। हाँ, हरगिज भी नहीं। इतनी समझदार नहीं, अच्छी खासी अकल से पैदल है मोहतरमा। इसकी हालत को सोचते हुए धीमी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर ठहर गई। बस चंद घंटे और मेरी जान, फिर न सिर्फ तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बल्कि मुझसे कायम ये बिला वजह की नाराजगी और अकड़ भी निकल जाएगी। एक और ख्याल आया तो लबों पर बिखरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। सब बात जानकर तुम मुझे मनाने के लिए मेरे आगे पीछे फिरोगी, लेकिन इस बार मैं भी खूब नखरे दिखाऊंगा। इसने दिल में सोचा। इसी लम्हे बाथरूम के दरवाजे पर खटका हुआ। इसने जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात संजीदा करते हुए आंखें मूंद ली। चंद पल बाद अनगिनत खुशबू में बसी वो परी पेकर इसके करीब मौजूद थी। वो घनी दराज जुल्फों पर तौलिया लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आई तो नजर सामने बेड पर आराम से पुरसुकून अंदाज में लेटे रोहान पर पड़ी। इसकी शक्ल देखते ही एक लम्हे में से परीक्षे की और अपनी सारी अजियत, सारी तकलीफ, परीक्षे का आंसुओं से भीगा चेहरा, इसकी बेबसी याद आ गई। इश्तियाल की एक भरपूर लहर इसके पूरे वजूद में उठी थी। आप खुद को समझते क्या हैं? वो इसके करीब आकर बोली, फुनकारी थी वो जो इसके हवासों पर छाती महक को अपनी सांसों में घोल रहा था। इसकी अजीब सी बात सुनकर फट से आंखें खोल कर ना समझी से इसे देखने लगा। आप हैं कौन? क्या समझते हैं क्या हैं आप खुद को? हमारे मालिक हैं, माए बाप हैं हमारे। जो चाहेंगे हमारे साथ करेंगे, जिसे चाहेंगे हमारी जिंदगियों का मालिक बना देंगे, जिसे चाहेंगे हमारे मुतालिक फैसला करवा लेंगे। वो इंतहाई बदतमीजी से बोल रही थी। रोहान के माथे पर नागवारी से बल पड़े। वो इसके जहरीले लफ्जों पर गुस्से में आतश और बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसने मजीद जहर उगला। पहले मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बगैर मेरी मंशा जाने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करवा लिया। अब आप यही कुछ परिचय के साथ कर रहे हैं। हर बार वही क्यों होगा जो आप चाहेंगे? अगले की मर्जी, इसकी राय की अहमियत नहीं है आपकी नजर में? इसके अल्फाज रोहान को पिघले हुए शीशे की मानने लगे। वो मुतैयर सा बेयकीनी से इसे देखकर चला गया। कितनी आसानी से वो कितनी बड़ी बात कही गई थी। लम्हे भर में इसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हुई थी। लहू जिसे लावे की मानन दहकता कनपट्टियों में ठोकरे मारने लगा था। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ था। वो गुस्से से पागल होता है, इसे दोनों बाजुओं से थाम कर एक झटके में खुद से करीब करता आपे से बाहर होकर चला गया। छोड़े मुझे। इसने भला आज से पहले कब इतनी सख्ती से छुआ था इसे? रोशानी को इसकी सख्त उंगलियां अपने कोमल बाजुओं में गड़ती हुई महसूस हुई। इसने खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुझसे शादी करने में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? इसने तेज से सुर्ख पड़ते दांत पीस कर पूछा। रोशानी खामोशी से खड़ी इसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की जान तोड़ कोशिश करती रही। रोहान ने एकदम इसके हाथ छोड़ दिए। मैंने पल पल तुम पर अपनी चाहत के खजाने लुटाए हैं। बेहद हिसाब चाहा है तुम्हें। बेतहाशा मोहब्बत की है तुमसे। मैं समझता था तुम भी मुझे चाहती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। आज तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। वो सर ऊंचा नीचा करते हुए धीमे लहजे में बोला। लहजे में कुछ था जिसे महसूस करके रोशानी ने झुकी नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में गहरा दुख हल्कोए ले रहा था। हल्की सी नमी भी चमक रही थी। वो इसे किस बुरी तरह हट कर चुकी थी इसकी हालत से साफ जाहिर था, लेकिन वो बदगुमानी की अतः गहराई में डूबी थी। शदीद गुस्से ने इसकी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर दी थी।
اس لیے اس کی حالت پر غور ہی نہ کر سکی۔ یہی تو غلطی ہے میری، اسی بات کا تو افسوس ہے مجھے، کیوں میں آپ جیسے سنگ دل اور خود پسند انسان کے فریب میں آئی، کیوں دل لگایا میں نے آپ سے، جسے کسی کے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے۔ میں نے آپ کو رشتے سے انکار کی وجہ نہیں بتائی، آپ کی مردانگی پر ٹھیس لگ گئی، آپ نے دل میں ٹھان لیا اب تو جلد از پریشی کی شادی اسی جگہ کروا کر رہوں گا۔ تبھی اس لڑکے کی ضمانتیں دینے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی ہی جا رہی تھی، حالانکہ لڑکا روحان کا دوست ہے، دونوں کی دوستی کافی سالوں پرانی ہے۔ گھر کی خواتین کی زبانی صبح سے کئی مرتبہ اس طرح کے جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے، لیکن وہ جس ذہنی براگندگی اور غائب دماغی کا شکار تھی، ان کی باتوں پر غور ہی نہ کر سکی۔ او شٹ اپ! روحان کی ضبط کی حد تمام ہوئی، وہ خون چھلکاتی آنکھیں نکال کر دبی آواز میں لیکن زبردست طریقے سے چنگاڑا۔ وہ ایک دم سہم کر ایسے ساکت ہوئی جیسے کسی نے ریموٹ سے بٹن دبا کر یک دم میوٹ کر دیا ہو۔ اس کی لہو چھلکاتی بڑی بڑی سی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، چہرہ تیش کے مارے سرخ ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا وہ پل بھر میں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دینا چاہتا ہے۔ اس کا سخت جارحانہ انداز دیکھ کر روشانی کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ ایک لفظ بھی اور نہیں کہنا اب، بہت سن چکا میں تمہاری بکواس، اب ایک لفظ بھی اور برداشت نہیں کروں گا میں۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، جو سوچنا ہے اپنے اس بھوسا بھرے دماغ سے سوچو۔ اس کی کمپٹی پر اپنی انگلی زور سے ٹھوکی۔ اس وقت وہ ضبط کے جس کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا بیان سے باہر تھا، ماتھے پر پڑی شکنیں اور کمپٹی کی ابھرتی نسیں اس کا تیج بیان کر رہی تھی۔ روشانی نے بلا اختیار ڈر کر اپنی آنکھیں میچی تھی، وہ ایک جھٹکے سے تن فن کرتا کمرے کا دروازہ زور سے مار کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی روشانی گرنے کے انداز میں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کتنی ہی دیر سے وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے غائب دماغی سے بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے کچھ بھی روحان سے کہا تھا اس کی دانش میں بالکل ٹھیک تھا اور اس پر اسے کوئی پشیمانی بھی نہیں تھی، مگر یہ دل کمبخت کیوں بے چین تھا؟ نگاہوں کے سامنے اس کا دھواں دھواں ہوتا بے یقین چہرہ، سی آنکھوں میں نمی کی صورت، چھلکتا دکھ کیوں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ پا رہا تھا؟ جب سے اس نے روحان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، سارے وجود پر ایک بے چینی اور بے کلی سی چھائی تھی، اسے اپنا سارا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر تیزی سے گزرتے وقت کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر اٹھی اور بڑی بے دلی سے لمبے سیاہ بالوں کو چھوٹے سے کیچڑ میں جکڑ کر آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچتی، لبوں پر ہلکا سا لپ گلوس لگاتی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا تصور کر کے ان دونوں کا ہی خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں سب گھر والوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب وہ زرین صاحبہ کے حکم کے مطابق پریشے کو لے کر مردہ قدموں سے چلتی ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ دروازے پر پہنچ کر پریشے نے بے ساختہ اپنے آنسو بھری ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے ٹھنڈے پڑتے بے جان ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ روشانی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے دلاسا دیا اور گہرا سانس خارج کر کے خود کو کمپوز کرتے اس کا ٹھنڈا برف ہاتھ تھام کر دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں گھر کے سب بڑوں کے علاوہ روحان اور فرحان بھی موجود تھے۔ سامنے کے صوفے پر ایک پروقار سی ڈھیڑ عمر عورت اور مرد بیٹھے تھے، لیکن وہ عتیق انکل اور ان کی اہلیہ نہ تھے۔ وہ الجھی، اس نے نظر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا اور گویا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ پڑی۔ وہ حیرت سے گنگ ہوتی آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سامنے صوفے پر روحان کے ساتھ پرجمان خوبرو سے شخص کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ بے شک وہ وہی تھا، ہو بہو پریشے کے تراشے عکس جیسا۔ معاذ احمد، مگر یہ یہاں کیسے؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اسے لگا وہ چکرا کر گر جائے گی، تبھی جلدی سے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال گئی۔ بالکل یہی حالت پریشے کی بھی تھی، وہ حیرت سے دنگ ہوئی بنا پلکے جھپکائے معاذ احمد کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں آؤ، وہاں کیوں رک گئی؟ منیرا صاحبہ کی نظر ان پر پڑی تو بولی۔ زرین صاحبہ اپنی جگہ سے اٹھتی پریشے کی جانب بڑھی۔ روشانی نے اپنے بے جان قدم کو گھسیٹتی بری طرح سوکھتے حلق کو تھوک نگل کر ترک کرتی ہوئی آگے بڑھی اور ہلکی سی آواز میں سلام کر کے وہیں منیرا صاحبہ کے پاس ٹک گئی۔ یہ میری بیٹی پریشے ہے، زرین صاحبہ نے پریشے کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بالکل نازک سی گڑیا ہے۔ مہمان خاتون نے جو رشتے میں معاذ احمد کی چچی تھی، محبت پاش لہجے میں کہتے اس کا سرد پڑتا نازک سا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس بری چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر فرحان کی کوئی بات سنتے معاذ احمد کو اپنے رگ رگ میں گہرا سکون اترتا محسوس ہوا۔ بالآخر اس کے رب نے اس کی سن لی تھی، اس کی تلاش مکمل ہوئی، وہ اپنی روح کے گم گشتہ حصے سے آ ملا تھا۔ اس نے تشکر بھری سانس خارج کرتے ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ موڑ گیا اور پریشے
اس نے تو اس سے پہلی غیر ارادی نظر کے بعد اسے نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ اسے تو ابھی تک اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین ہی نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑتی ہاتھوں کی لرزش پر قابو پائے بڑی مشکل سے بیٹی تھی۔ یہ میری بہو ہے، میری روحان کی دلہن، منیرہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہتے مہمانوں سے روشانی کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، بالکل چاند سورج کی جوڑی ہے دونوں کی۔ معاذ احمد کی چچی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ روحان کے نام پر اس کی حیثیت پر جمی برف ایک دم پگھلی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے روحان کو دیکھا۔ اس کا سرخ چہرہ، سرخ آنکھیں اور چہرے کے تنے تنے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اوہ تو یہ ہے جانے روحان۔ احمد نے روحان کے کان کے پاس جھک کر شرارت سے سرگوشی کی۔ جواباً اس نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا تھا۔ سب گھر والوں کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ معاذ احمد یہ مشکل امتحان پاس کر چکا ہے، تبھی وہ خوب چہک رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز پروکار شخصیت، دھیما دھیما سلجھا ہوا لہجہ، روشن پیشانی، اس کے رشتے کی چچا چچی کے رکھ رکھاؤ، پروکار انداز ان کی خاندانی شرافت اور نجاحت کو ظاہر کرتا تھے۔ پھر اس کے سب سے بڑا پلس پوائنٹ روحان کا قریبی دوست ہونا تھا۔ گھر میں سب کو ہی وہ بہت پسند آیا تھا۔ دادا جان نے ان سے رسمی سے سوچنے کا وقت مانگا تھا، لیکن معاذ احمد کے چچا چچی کا مان بھرا اصرار تھا کہ انہیں آج ہی مثبت جواب دے دیا جائے۔ انہوں نے کچھ اس طرح گھیرا کہ دادا جان کو ہاں کرتے ہی بنی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن سب معاملات نپٹا لیے گئے۔ ایک ہفتے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو رہا تھا۔ معاذ کے چچا چچی کی خواہش تھی کہ رمضان سے پہلے ہی پریشے اور معاذ احمد کا نکاح کر دیا جائے۔ ان کی اتنی جلد بازی اور ایک دم نکاح کے مطالبے پر دادا جان متحمل تھے، لیکن روحان اور معاذ کے چچا نے انہیں منا کر ہی دم لیا، اور یوں 5 دن بعد آنے والے جمعے کو ان کا نکاح ہونا طے پایا۔ جبکہ رخصتی کے لیے شہید صاحب نے 1 سال کی مہلت مانگی تھی، جب تک پریشے کی تعلیم بھی مکمل ہو جاتی۔ روشانی کو نہیں معلوم تھا اس کے ارد گرد موجود وہ سب لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا تو جیسے پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ وہ گود میں رکھے اپنے بے جان ہوتے ہاتھوں پر نظریں جمائے سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں سب کی گفتگو سے وہ جان چکی تھی کہ معاذ احمد اور روحان کا تعلق برسوں پرانا تھا۔ دونوں ایک ساتھ امریکہ کی یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے، اور ماضی وہ احمد تھا جس کے ساتھ روحان شراکت داری میں امریکہ میں کاروبار کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر صاف ظاہر تھا کہ روحان تمام حقیقت سے باخبر تھا۔ تبھی آج عتیق انکل کے بیٹے کی جگہ معاذ احمد یہاں موجود تھا۔ وہ اس سے کتنی بدگمان ہو گئی تھی، اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ذہن میں چند گھنٹے قبل خود کے کہے ذہن میں ڈوبے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ شرمندگی سے خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ نظر اٹھا کر روحان کی طرف دیکھ لیتی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی، جب زرین صاحبہ کی آواز سے چونک کر ہوش میں آئی، روشانے بیٹا، سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک چور نظر صوفے پر معاذ کے ساتھ بیٹھے روحان پر ڈالی، جو ماتھے پر تیوریاں لیے لب پیچھے بیٹھا تھا، جس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے کتنا شدید ناراض تھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ روشانے کے دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ وہ بمشکل اپنے بے جان قدم اٹھاتی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جہاں مٹھائی رکھی تھی۔ پریشے بہت پہلے ہی کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی سب لوگ آپس میں خوب گھل مل گئے تھے۔ اس وقت بڑے خوشگوار ماحول میں ہلکی پھلکی باتوں کے دوران پرتکلف ڈنر کیا جا رہا تھا۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر سمن اور پریشے کے علاوہ گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ پریشے ابھی تک بے یقینی کا شکار تھی، اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر دیکھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار، ہرگز بھی معاذ احمد کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تبھی اس کی چاچی کے اصرار کے باوجود باہر آ کر سب کے ساتھ کھانا کھانے سے معذرت کر گئی۔ روشانے ملازمہ کے ہاتھ سمن اور پریشے کا کھانا کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ روشانے کی اپنی بھوک تو بالکل مر چکی تھی۔ وہ اپنے روم روم میں عجیب سی تھکن اترتی محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ہر مصلحت بالائے طاق رکھ کر روحان کے چوڑے توانا مضبوط سانی میں خود کو چھپا لے، لیکن افسوس کہ یہ بس سوچا جا سکتا تھا۔ فی الحال جب تک مہمان گھر میں موجود تھے، سوچ پر عمل کرنا ناممکن ہی تھا۔ تو وہ سر جھٹک کر گھر کی ذمہ دار بہو اور بیٹی کا کردار نبھاتے ہوئے ان خاص مہمانوں کی خاطرداری میں جٹ گئی۔ ذرا بھی کوئی ڈش خالی ہوتی تو ملازمہ کو فوراً اسے بھر کر لانے کا اشارہ کرتی۔ آنٹی، آپ یہ گرم چاول نکالیں۔ اس نے معاذ کی چچی کی پلیٹ خالی دیکھی تو ان کے سامنے بریانی کی ڈش بڑھاتے ہوئے کہا، جیتی رہو بیٹا، میں نے تو سیر ہو کر کھایا، تم اپنے شوہر کو دیکھو، بالکل ہی خالی پلیٹ لیے بیٹھے ہیں۔
उन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए इसकी तवज्जो रोहान की जानिब मबजूल करवाई। रोशानी ने भी महसूस किया था वो 2-4 लुकमे लेकर बहुत पहले ही खाने से हाथ खींच चुका था और अब दाएं हाथ की मुट्ठी लबों पर जमाए संजीदगी से बैठा यकीनन सबके खाना खत्म करने का इंतजार कर रहा था। वो फौरन मुस्तैदी हुई, बिरयानी की डिश उठाकर अपने सामने बैठे रोहान की प्लेट में चावल डालने चाहे। जब वो इसकी तरफ एक नजर भी डाले बगैर मुंह से बिना एक लफ्ज अदा किए हाथ उठाकर इसे रोक गया। इसका सर्द मेहर सा अंदाज लहू रंग आंखों से छलकती बरहमी महसूस करके रोशानी खफीफ सी हो गई। इस पल से शिद्दत से एहसास हुआ अपनी जल्दबाजी और जज्बाती तबीयत की बदौलत वो इसका दिल बुरी तरह दुखा चुकी है। जब भी वो इससे इतना ज्यादा नाराज हो चुका था कि इसकी तरफ निगाह उठाकर देखने का भी रवादार नहीं था। रोशानी ने भला कब इसके ऐसे अंदाज देखे थे, वो तो हमेशा इसकी वारफ्तगी ही झेलती आई थी। अब इसका ऐसा अंदाज इसे अपने बर्दाश्त से बाहर लगा। इसका दिल एकदम भर आया, आंखों में आंसू मरने लगे। एक्सक्यूज मी, वो जल्दी से सबसे माजरत करती टेबल से उठकर अंदर चली गई। रोहान इसके उठकर जाने का कोई भी नोटिस लिए बगैर चेहरे पर सपाट से तासरात लिए बैठा रहा। वो नर्वस सी अपने कमरे में अभी तक बेयकीन बैठी थी। इसकी किस्मत इस पर यूं मेहरबान हो जाएगी इसने सोचा भी न था। इसका रुआं रुआं खुदा के हुजूर सजदा रेज़ था जिसने इसकी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शा था, इसे रुसवाई से बचा लिया था। अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर चौंकी और सीधी होकर बैठ गई। आप दरवाजे के बीचों बीच लंबे चौड़े से हैरंगेज शख्सियत के मालिक मास को देखकर अगले ही लम्हे उछलकर अपनी जगह से खड़ी हुई। हैरत के मारे खूबसूरत आंखें खुलकर कुछ और बड़ी हो गई। माज अहमद जो आज पहली दफा इसे पूरे इस्तेकाक से देख रहा था, इसका परियों जैसा रूप देखकर मबहूत हुआ था। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? इसे बेखुदी से खुद को तक तपा कर वो उंगलियां मरोड़ती बेहद फिजल होते हुए बोली, फिक्र न करो, सबकी इजाजत से ही इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। इसके एहसास दिलाने पर माज अहमद होश में आता गहरा सांस खारिज करते हुए बोला। वो नजरें झुकाए लब चबाती रही। वो गहरी नजरों से इसे देख रहा था जब इसकी बेवकूफी और अपनी असियत याद आई। आखिर तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? बला की जल्दबाज वो बरहमी से 2 कदम इसके पास आकर बोला। परीशा ने हल्की सी नजर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी साहिर आंखों से इसे देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। मास को अपना दिल इन स्याह झीलों में डूबता महसूस हुआ। इसका लहजा आप ही आप धीमा हो गया। तुम जानती थी मेरे ऊपर क्या कयामत टूटी थी इस वक्त? अपनी जिंदगी का वो बदतरीन वाकयात करके इसकी आवाज नमी में घुली थी। वो लब भीड़ से एकदम खामोश हुआ था। परीक्षा को भी इब्राहिम साहब की वफात के लम्हे याद आ गए। इसे माज अहमद का दुख पूरी शिद्दत से महसूस हुआ। वाकई अपने प्यारे वालिदैन को खोना जिंदगी का बदतरीन खसारा है जिस पर इंसान को सारी जिंदगी सब्र नहीं आता। फिर भी मुझसे मिले बगैर, कुछ कहे बगैर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिए बगैर फटाफट वहां से गायब हो गई। पागल हो तुम, बच्ची हो, बिल्कुल ही ना समझ। जानती नहीं थी यह निकाह हुआ था हमारा, कोई मामूली बात थी क्या? इसे एकदम ही अपने इन दिनों की अजियत याद आई तो दुरुस्त लहजे में से डपट कर चला गया। पर ये इन लहजों और इतनी सख्ती की कहाँ आती थी। इसकी आंखों से टपाटप आंसू गिरे जो चेहरा झुकाने होने के बायस मास की आंखों से मख्फी रहे। अगर रूहान ना होता तो क्या होता? कैसे ढूंढता मैं तुम्हें? कितना परेशान था मैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? सोच सोच कर अपना दम घुटता महसूस होता था मुझे। लेकिन इसकी मुसलसल डांट पर जब्त की कोशिश के बावजूद परीक्षा के लबों से सिसकी आजाद हुई थी। वो जो गुस्से में बोले ही चला जा रहा था। इसका सिसकी और इसका हल्का हल्का हिलता वजूद देखकर एकदम खामोश हुआ। फौरन अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ था। वो लपक कर दरमियान में हायल फासला 2 कदमों में पाटता इस तक पहुंचा। तुम रो रही हो? बाजुओं से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए नरमी से पूछा। वो भरी आंखों के साथ सूं सूं करती नफी में सर हिला गई। इसकी मासूमियत पर माज अहमद के लबों पर मुस्कुराहट से अपनी छप दिखलाई थी। बेशक वो लड़की बहुत नर्म नाजुक, वो बेहद मासूम थी। इसका कच्ची कलियों सा रूप देखकर इसने बेसाख्ता सोचा था। आई एम सॉरी यार, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझो। मैं बता नहीं सकता मैंने कैसे पागलों की तरह तुम्हें इस्लामाबाद की सड़कों पर ढूंढा है। इसका नाजुक सा हाथ थाम कर इस पर अपने दाएं हाथ का मजबूत अंगूठा धीरे धीरे रब करते बेहद नर्म लहजे में फौरन ही मुआवजत करते हुए वजाहत पेश की। परीक्षा को गुस्सा आया। वो बातें तो ऐसे सुना रहा था जैसे सिर्फ वही परेशान था, जबकि वो खुद इतने दिनों से बहुत बेआराम और सुकून से रह रही थी। आप परेशान थे तो मैं कौन सा मुतमईन थी? मेरी टेंशन का अंदाजा है आपको? कितनी कितनी परेशानी थी मैं? सोच सोच कर लगता था दिमाग की रगें फट जाएंगी।
लेकिन कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था मुझे। इतनी मायूस हो गई थी कि अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी मैंने। वो अपना हाथ इसके हाथ से एक झटके से निकालते हुए सबसे भेजे लफ्ज लहजे में बोलती चली गई। आंसू भी मुसलसल पलकों की बाढ़ फैलांग कर गुलाबी रुखसारों पर बहते चले आ रहे थे। इसकी आखिरी बात सुनकर माज हक दक रह गया। इसी शिद्दत से इस छोटी सी जान की अजियत का अंदाजा हुआ। वो बिला इख्तियार इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास खींच गया। वो जो अपने ध्यान में खड़ी थी एकदम ही इसके मजबूत कुशादा सीने का हिस्सा बनी। पहली मर्तबा किसी मर्द के इतने करीब आई थी। इस अचानक झटके पर इसके आवाज झंझना उठे। इसे मांस के वजूद से उठती भीनी भीनी मशहूर कुन खुशबू से अपने हवास मुख्तल होते हुए महसूस हुए। इससे फौरन इससे अलग होना चाहा लेकिन वो इसे खुद में भींचता इसकी कोशिश नाकाम बना गया। ये क्या कह रही हो तुम? इसने बेयकीनी से पूछा। वो दम सादे खामोश खड़ी सू सू कर रही थी। बस मेरी जान बस, अब और आंसू नहीं बहाना। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मुझे अपनी जान की इज्जत का एहसास होना चाहिए था। अपनी कुर्बत के चेहरे पर इसकी गैर होती हालत से बेखबर वो अपनी मजबूत पूरों से इसके आंसू चुनता हुआ गंभीर लहजे में बोला और इसके सर के दरमियान चमकती लंबी मांग को अपने लम्ब से महकाता चला गया। इसके लफ्ज में इतनी हलावत, इतनी नरमी थी जिसे महसूस करके परिशे सब कुछ भूली थी। सारे लफ्ज, सारी झिझक कहीं खो गई थी जैसे वो आंखें मूंदे लम्हों के फंसों में खो गई। इसकी सहरंगेज कुर्बत में खो तो माज भी गया था। न जाने खामोशी के कितने ही लम्हे दरमियान में सरक गए जब परीशे होश में आई और कसमसा कर इससे दूर होना चाहा। ओहो! माज को इसकी हरकत नागवार गुजरी तो इस पर अपनी गिरफ्त दुरुस्त करता आंखें मूंदे मूंदे ही बिला इख्तियार टोक गया। ये इस तरह अभी मुनासिब नहीं है। वो अपने जिस्म का सारा जोर लगाकर जबरदस्ती से दूर हटी और सोच चेहरे के साथ बमुश्किल बोली, क्या क्या मुनासिब नहीं है? इसने इसका हाथ थामकर ताज्जुब से पूछा। ये इस तरह मेरा आई मीन आपका करीब। इसे समझ न आई अपने मतमा नजर कैसे वाजे करे तो लब चबाते हुए दानुस्ता जुमला अधूरा छोड़ गई। क्या मतलब? क्यों मुनासिब नहीं है? भला सब नहीं जानते लेकिन हमें तो मालूम है निकाह हुआ है हमारा। माज ने कहा। हमारा निकाह कोई प्रॉपर निकाह नहीं था। आप ही कहती हैं लड़की के वली के बगैर कोई निकाह नहीं होता। इसे समझाते हुए अपना हाथ इसकी गिरफ्त से एक मरतबा फिर खींच गई। इसकी मासूमियत ने एक बार फिर बड़ी बुरी तरह लूटा था इसे। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, साथ ही इसके बार बार हाथ छुड़ाने की वजह भी समझ में आ गई। वो बेखुदी के आलम में इसकी तरफ खींचता चला गया। इसका चांद सा चमकता खूबसूरत चेहरा अपने दोनों पुरहिद्दत हाथों में थाम कर इसकी पेशानी पर अपनी मुहर साफ करने के इरादे से झुका ही था जब वो जल्दी से इसके लबों पर अपना कपकपाता हाथ रख गई। मार्स ने अपने लबों पर धरा इसका नाजुक सा हाथ थामना चाहा। वो हाथ पीछे करते हुए जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप? आपको बताया है ना मैंने, जब तक हमारा प्रॉपर बिल्कुल सही वाला निकाह नहीं हो जाता आप मुझे टच टच नहीं कर सकते। शर्म से गुलाबी होते हुए बोली, तो क्या प्रॉपर बिल्कुल सही वाले निकाह से पहले हाथ भी नहीं पकड़ सकता? इसके अंदाज पर इसे बड़ी जोर की हंसी आई जिसे जब्त करते हुए इसने संजीदगी से पूछा, हाथ भी नहीं। इनफैक्ट आपको तो मेरे इतने करीब खड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसकी कुर्बत का एहसास हुआ तो जल्दी से 2 कदम पीछे होती दरमियान में फासला बना गई। मांस के लबों से बड़ा खूबसूरत कहकहा बरामद हुआ था। ये तो बड़ा मसला हो गया। मेरा तो तुम्हारे पास आए बगैर गुजारा नामुमकिन है। अब इसलिए अब जल्द अज जल्द प्रॉपर बिल्कुल सही वाला निकाह करवाना पड़ेगा। वो कान की लोग खुजाते हुए बोला। बेशक इसका लहजा और चेहरे के तासुरात संजीदा थे लेकिन आंखों में छुपी शरारत साफ जाहिर नजर आ रही थी जिसे महसूस करके इसकी बात बगौर सुनती परीशे की नजरें झुकी थी। वो एक भरपूर गहरी नजर इसके दिलकश शराबे पर डालता कमरे से बाहर निकल गया कि अगर मजीद कुछ देर इसके सामने रहता तो जरूर किसी न किसी गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठता जो प्रॉपर बिल्कुल सही वाले निकाह से पहले वो नहीं करना चाहता था। खुलकर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाता वो लॉन में चला आया जहाँ रूहान इसका मुंतजिर था। वो जो दिल में मुसम्मम इरादा किए बैठी थी कि मेहमानों के जाते ही रूहान से अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांग लेगी, कुछ भी करके इसे मना लेगी। इसके सारे इरादे धरे के धरे रह गए। रूहान ने इसे किसी सोच पर अमल पैरा होने का मौका ही नहीं दिया। वो देखती ही कि देखती रह गई और वो सब मेहमानों के साथ ही घर से चला गया। इसका इरादा आज रात अहमद के साथ इसके चचा के कराची वाले घर में ही रुकने का था। मेहमानों के जाने के बाद सब बड़ी लाउंज में बैठे आज के महफिल के बारे में तबसरा कर रहे थे। सबको ही महाज अहमद और इसके चचा चाची का रखरखाव और खानदानी द्वार बेहद पसंद आए थे। बेशक रूहान का इंतखाब बेहतरीन था। सब बेहद खुश और मुतमईन थे।
वो तीनों लड़कियां दादी जान के कमरे में बैठी इन लोगों के लाए गए तोहफे देख रही थी। परीक्षा के दिलकश रंगों से सजे चेहरे से झलकता इत्मीनान और लबों पर सजी धीमी सी मुस्कान उसके पुरसुकून होने का पता दे रही थी। हमेशा खुश रहो मेरी गुड़िया। रोशा ने इसे मोहब्बत से गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच चापी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी झिलमिलाई। समन की मौजूदगी के ख्याल से वो आवाज दबाकर आहिस्ता से बोली। रोशा ने इसका गाल थपथपा कर फीका सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर इनके साथ बैठकर वो अपने कमरे में चली आई। इस वक्त इसे इंतहाई तन्हाई दरकार थी। शाम से सबके साथ मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करते करते अब वो पूरी तरह थक गई थी। सच तो ये था कि इसकी हालत इस वक्त बहुत खराब हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, दिल को किसी पल करार नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी ने इसके सारे वजूद का अहाता किया हुआ था। वो बेकली के आलम में कुछ देर तक बेदर्दी से लब चबाती कमरे के चक्कर लगाती रही। फिर कुछ सोचकर इसने मोबाइल पर रूहान का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ तक के फोन खुद भी बज बज कर बंद हो गया। इसने एक बार फिर इसका नंबर मिलाया, लेकिन ये क्या, अगले ही लम्हे वो शर्मदा रह गई। तमाम तर नाराजगी के बावजूद इसे रूहान से ऐसे सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। रूहान ने इसकी बात तक सुनना गवारा नहीं किया था, मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। इसका नाजुक दिल बुरी तरह दुखा, आंखों में बड़ी तेजी से नमी इकट्ठी हुई थी। वो बेड पर औंधे मुंह गिरती फूट फूट कर रो दी। सुबह सादिक का वक्त था। नील को आसमान पर चहचहाते परिंदे अपने रब की हम्दो सना में मसरूफ थे। इसने सारी रात सोती जागती कैफियत में आंसू बहाते गुजारी थी। फजर की पहली अजान के साथ ही अपने फोड़े के मानन दुखते वजूद को समेटती वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नमाज अदा करने के बाद वो कितनी ही देर तक खाली खाली नजरें अपने गुलाबी हथेलियों पर बैठी रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मांगे। एक वो शख्स इससे क्या नाराज हुआ था, इसे सारी कायनात ही खुद से रूठी हुई लग रही थी। वो जाए नमाज समेटती उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद शावर लेकर ऑफ व्हाइट ट्राउजर के साथ खिलते पीले रंग का कुर्ता दुपट्टा जेब तन किए वो अस्पताल जाने के लिए तैयार थी। वो कोशिश के बावजूद भी खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रही थी। काम में मसरूफ होने के बावजूद बार बार ध्यान का पंछी खुद से खफा इस बेहद प्यारे इंसान की जानिब परवाज भरे जा रहा था। 2 मरतबा इसका नंबर भी ट्राई कर चुकी थी लेकिन वो इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो दिल महसूस कर फोन सफेद ओवरऑल की जेब में डालती सामने वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी। वो सुस्त रवि से अपने मामूल के काम निपटाने में मसरूफ थी। आज इसका हद से ज्यादा गैर मामूली संजीदा अंदाज और गैर दिमागी महसूस करके कई मरतबा साथी डॉक्टर्स भी वजह दरियाफ्त कर चुकी थी लेकिन वो टाल गई। कुछ रात भर की बेआरामी और कुछ दिमाग पर छाई मुसलसल टेंशन थी कि इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक बच्चे का चेकअप करने के दौरान इसकी हालत एकदम बिगड़ गई। अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल लगने लगा। जैसे तेजी से करीब रखी कुर्सी पर बैठकर बुरी तरह चकराती सर को दोनों हाथों से थाम लिया। साथ मौजूद डॉक्टर ने जल्दी से पानी पिलाया। हवास जरा बहाल हुए तो वो फौरन सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमराना सिद्दीकी के पास जा पहुंची। हो कि वो खुद भी अपनी हालत का सबब अच्छी तरह जानती थी लेकिन फिर भी जरूरी था एक मरतबा डॉक्टर से तफसीली मुआयना करवा लिया जाता। डॉक्टर को अपनी हालत से आगाह करते अपनी तफसीली चेकअप और इनकी तजवीज करता तमाम टेस्ट करवाकर जिस वक्त इनके कमरे से बाहर निकली तो गोया हवाओं में उड़ रही थी। एक शर्म की मुस्कान ने मुसलसल इसके लबों का अहाता किया हुआ था जबकि दिल अल्लाह ताला की इतनी बड़ी करम नवाजी का शुक्र अदा करते न थक रहा था। ऐसी खुशी का के एहसास इसने आज तक के महसूस नहीं किया था। भला इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता था कि अल्लाह ताला इसके कदमों तले जन्नत उतार रहा था। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी का 9th वीक है। मुकम्मल चेकअप करने के बाद डॉक्टर के कहे अल्फाज बार बार कानों में गूंजते तो चेहरे पर गुलाब खिल से खिल जाते, आंखों की अनोखी चमक सितारों को मात देने लगती। इतनी अच्छी खबर है मेरे पास, अब देखती हूँ आप मुझसे कैसे खफा रहते हैं। इसने गुलाबी लब दांतों से कुचलते हुए हाथ में पकड़ा सफेद लिफाफा जिसमें इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मौजूद थी। देखते हुए सोचा और फोन निकाल कर एक मरतबा फिर रूहान का नंबर मिला लिया लेकिन नतीजा वही अजबे साबित था। वो लब भींच कर रह गई। उफ, बहुत खफा हैं वो तो, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। अब क्या करूं, मैंने बदतमीजी भी तो बहुत की थी। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इन पर निकाल दी। इसने दाएं हाथ में पकड़ा फोन हल्के हल्के बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए खुद कलामी की। चंद लम्हों में इस सोच में डूबी रही। जबरदस्त, ये ठीक है। कुछ देर बाद इसकी आंखें किसी ख्याल के तहत चमक उठी। घर जाकर दादी जान और ताई अम्मी को इस गुड न्यूज के बारे में बता देती हूँ, वो खुद ही इन्हें बता देंगी। फिर वो फौरन कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे। मेरे पास आइडिया कमाल का था। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। अपनी सोच पर अमल पैरा होते फौरन ही घर फोन करके ड्राइवर को बुलाया
और अपना बैग और दीगर चीजें लेने के इरादे से डॉक्टर्स के लिए मखसूस कमरे की जानिब बढ़ गई। ड्राइवर ने सिल्वर होंडा अकॉर्ड बड़े से पोर्च में लाकर रोकी तो रोशानी की नजरें सामने खड़े रूहान की BMW से जा टकराई। ओह, ये तो घर पर ही है। इसके लब बेसाख्ता गोल हुए तो गोया गुस्सा ठंडा हो गया मौसूफ का। मुस्कुराते हुए सोचा, जबकि इस पल दिल जोर से धड़का था, वो ये खबर सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। साथ ही इसकी वारफगी और शिद्दत याद आई तो लम्हों में चेहरा सुर्ख कंधारी हो गया। वो हवाओं पर सफर करती खुशनुमा तितली की मानन उड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। नीम अंधेरे में डूबा बड़ा सा लाउंज खाली था। दोपहर के 3 बज रहे थे। इस वक्त घर में सिर्फ दादाई जान और ताई अम्मी ही होती थी और वो दोनों ही दोपहर के खाने के बाद इस वक्त कुछ देर कैलूला करती थी। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई सीधी ऊपर अपने कमरे में चली आई। कमरे के बाहर रुककर आंखें बंद करके अपने सीने पर हाथ रखकर ट्रेन की रफ्तार से भागती दौड़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। कंधे पर झूलते मैरून बैग की जिप जरा सी खोल कर अंदर झांक कर सफेद लिफाफे की मौजूदगी कंफर्म की। अपनी बेवकूफाना हरकत का एहसास हुआ तो लब पर मुस्कान बिखर गई। वो गहरी सांस खारिज करती दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो रूहान सामने ही बेड के पास खड़ा बेड पर रखे एक दरमियाने साइज के सूटकेस में अपने कपड़े रख रहा था। इसकी मुस्कुराहट एकदम सिमटी। जहन से सारी खुशकुन सोचे यकलख मिट गई। इसकी जान पर बनाई। आप कहीं जा रहे हैं? वो तेजी से सवाल करती हुई इसके पास चली आई। वो इसे नजरअंदाज किए अपने काम में मसरूफ रहा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? वो भला कहाँ इसकी नजरअंदाजी बर्दाश्त कर सकती थी। इसके बाजू पर हाथ रखकर बेचैनी से दोबारा पूछा। जब वो जोर से अपने बाजू पर रखा इसका हाथ झटक गया। रोशाने का हाथ पहलू में आ गिरा। इसकी हरकत पर वो भौंच कर रह गई। स्टे अवे विद मी। वो उंगली उठाकर इसकी बेयकीनी आंखों में झांकता दृष्टि से बोला। रोशाने से देख कर दंग रह गई। कल वाले पुरशक्ल मलकचे लिबास में मलबूस बड़ी हुई बेतरतीब शेप से आंखों में तेज तेज सुर्ख डोरे। ये वो हर वक्त टिप टॉप से रहने वाला रूहान तो नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इसकी आंखों से टपकती दहशत। इस वक्त इसकी आंखों से इतनी वहशत टपक रही थी कि रोशाने को अपने दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इसने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेर कर इन्हें तर करते हुए इसे मुखातिब किया। जब सियाह रंग के सख्त जिल्द वाली एक फाइल में से कुछ पेपर्स निकाल कर सूटकेस में रख रहा था। देखिए, जो भी हुआ, मैंने जो भी कहा, मुझे नहीं। रोशानी को इस पर शिद्दत से इसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ तो इसके पास आकर धीरे से बोली, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कल तुमने मेरी औकात मुझ पर वाज़ेह कर दी। वो इसकी बात कतई करते हुए संजीदा लहजे में तेजी से बोला। इस वक्त लहजे में उससे का शायबाना था। कल मैंने सरासर बकवास की थी। मैं गुस्से में थी। इसने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा। गुस्से में इंसान के मुंह से वही निकलता है जो इसके दिल में होता है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है मैं जान चुका हूँ। इसने फाइल बंद करके बेड पर फेंकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसने इसे झुठलाया। ऐसी ही बात है। वो एकदम जोर से बोलता इसे खामोश करवा गया। ऐसी भी बात है। रोशाने, तुम मुझ पर एतबार नहीं करती। मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मुझसे अपना मसाइल शेयर कर सको। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। मुझे मालूम था, लेकिन इसने 2 लम्हों का तवक्कुफ किया। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए, इतना जहर भरा है। इस हकीकत का इल्म मुझे कल हुआ है। और यकीन करो, ये हकीकत इतनी कर ही इतनी बदसूरत है कि मैं खुद से ही नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। ये एहसास कि मैंने तुम पर अपना आप मुसल्लत किया है किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा मुझे। वो जब से बिछे हुए लहजे में बोल रहा था। आंखें इस पल ऐसी हो रही थी कि लगता था किसी भी लम्हे इनसे खून छिलक जाएगा। इसकी बात सुनकर रोशाने सख्ते में आ गई। इसकी आंखें लबालब पानियों से भर गई। इसने जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाई। नफरत, ये भला क्या कह रहा था वो? इसने कब इससे नफरत की थी? वो तो इसके रोम रोम में मोहब्बत बनकर दौड़ रहा था। मेरा यकीन करे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बहुत परेशान थी। मुझे परीक्षा के मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से इस बारे में सोच सोच कर दिमाग फटने वाला हो गया था। बस इसी टेंशन में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल गई। वो इसके नजदीक आकर जल्दी जल्दी बोली। क्यों तन्हा फिक्र में घुल रही थी? मैं कोई गैर तो नहीं था। परीक्षा छोटी बहन है मेरी। तुम चाहती तो अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती थी, लेकिन तुम तो मुझ पर एतमाद ही नहीं करती। सोचता हूँ तो शर्म से डूब मरने को दिल चाहता है। कैसा खोखला रिश्ता है हमारा, जिसमें एतबार ही नहीं है। भरोसा, एतबार, एतमाद जो मियां बीवी के रिश्ते में बुनियादी जुजू है, हमारे रिश्ते में वही नापेद है। वो इसे लम्हे में लाजवाब करता बहुत दुख से बोल रहा था। रोशानी को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। हलक में गोया इस पर लंबे लंबे कांटे उगाए थे।
वो बेड पर गिरने के इस अंदाज में यकदम बैठ गई जबकि आंखों से आंसुओं का रेला बहा था। उसकी आंख में एक भी आंसू देखकर तड़प जाने वाला रूहान आज इससे बेपरवाह बना अब सूटकेस की जिद बंद कर रहा था। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, बल्कि तुम इश्क हो मेरा। वो एक जज्ब के आलम में बोला, तुम मुझे सभी समझती हो मगर मैं इतना अनापरस्त और खुद पसंद नहीं हूँ। वो फीका सा मुस्कुराया कि यहाँ तुम्हारे साथ रहकर खुद को तुम पर मुसल्लत करके तुम्हें मजीद अजियत से दो चार करूँ, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वो सूटकेस जमीन पर खड़ा करते हुए इसके दमकते रूप को देख कर बोला। रोशानी ने एक झटके से अपना सर उठाकर बेयकीनी से इसे देखा। इसे अपने हवास मख्तल होते हुए महसूस हुए। ये क्या कह रहे हैं आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर आप इस तरह मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो एकदम बेड से उठकर इसके पास आती, इसका हाथ थाम कर जल्दी से बोली, हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तभी तो नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ मजीद कॉम्प्रोमाइज करो। वो संग दिल बना इसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए बोला, ये सब कहना इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन रोशाने को कुछ इस बुरी तरह दिल दुखाया था। इसका जहन में बुझे लफ्जों की कुछ ऐसी संगबारी की थी इस पर कि इसका पूरा वजूद नीलो नील हो गया था। कल से वो अजियत की जिस भट्टी में सुलग रहा था, जबकि जिस कड़े मरहले से गुजर रहा था, वो बयान से बाहर था। इससे ज्यादा तकलीफ दह क्या होगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बगैर आपको सांस लेना भी दुश्वार लगे, जो आपका फख्र हो, आपका गुरूर हो, जिसके बगैर आप जिंदगी का तस्वर भी न कर सके, वही आपसे बेजार हो, वो आपको बावर कराए कि आप जबरदस्ती इसकी जिंदगी में दाखिल हुए हैं, मुसल्लत हुए हैं इस पर। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते मुझे। सूटकेस का हैंडल उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती वो बुरी तरह चीख पड़ी। इसने हाथ पीछे करके सूटकेस जरा सी अपना पुष्ट पर किया। तुम्हें कहाँ सजा दे रहा हूँ, ये सजा तो मेरी खुद के लिए तजवीज करता है। वो खुद अजियती से मुस्कुराकर बोला, लेकिन आप, रोशाने ने कुछ कहना चाहा। मुझे अभी जाने दो रोशाने, तुम्हारे किए गए इंकशाफ के बाद मेरे यहाँ तुम्हारे नजदीक दम घुट रहा है। वो हलक में उभरती नमी नीचे उतारता वो मुश्किल बात मुकम्मल करके दरवाजा खोलता एक झटके में कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो खाली जहनी की हालत में बंद दरवाजे को तकती रह गई। न जाने कितने पल गुजर गए थे। वो इसी तरह दरवाजे पर नजरें जमाए अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। आंसू इसके रुखसारों पर तस्बीह के दानों की तरह एक एक करके गिरते जा रहे थे। वजूद में ऐसी अजियत थी जैसे कोई कौन चुरी इसके रग रग को चीर रहा हो। इसे मालूम था, इसने सोचा था वो इससे लड़ेगा, इस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो इस तरह से छोड़कर चला जाएगा, ये तो इसके गुमान से भी परे की बात थी। वो इससे नाराज होकर इसे छोड़कर जा चुका था। इसके जहन में जकड़ से चलने लगे, सांस सीने में अटकने लगी। वो एकदम अपना सर दोनों हाथों में थामती बेड पर टिक गई। न जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई जब यकायक इसकी हसियात पर जमी बर्फ पिघली। माफ होते जहन ने काम करना शुरू किया। वो एकदम दोनों हाथों की पुष्ट से अपने रुखसार रगड़कर साफ करती हुई बेड से उठी। नहीं, वो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इतनी आसानी से इन्हें नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पर इन्हें रोक लूंगी। दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करते हुए फैसला कुन अंदाज में सोचा और लपक कर बेड पर अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। लाउंज में फरहान नजर आ गया। वो शायद अभी कहीं से बाहर आया था। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, रूहान कहीं मौजूद नहीं था। वो पोर्च की तरफ भागी। रोशाने, क्या हुआ, खैरियत? कहाँ भागती फिर रही हो? फरहान ने पीछे से आवाज लगाई, जिसे वो अनसुना कर गई। रोहान की बीएमडब्ल्यू सामने खड़ी थी, जबकि सिल्वर होंडा कार्ड वहां से गायब थी, जिसका मतलब था रोहान ड्राइवर के साथ जा चुका था। वो बढ़ते लबों पर जबान फेरती वापस अंदर भागी। फरहान भाई, फूलती सांसों के दरमियान सीढ़ियां चढ़ते फरहान को पुकारा। हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इसने वहीं से पलट कर इसका सता हुआ चेहरा और सुर्ख आंखें देख कर फिक्रमंदी से पूछा, अपनी गाड़ी की चाबी तो दे। जल्दी। इसने सीने पर हाथ रखकर धड़कनों को मुअत्तदल करने की कोशिश करते हुए कहा, कहाँ जाना है, खैरियत? इसने पैंट की जेब से चाबी निकालते हुए पूछा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।